मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका उपापचय के दौरान निर्मित होने वाले निष्क्रिय पदार्थों के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक संचित भोज्य पदार्थ, दूसरा स्रावी पदार्थ और तीसरा उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका एक पॉइंट हमने देखा था एल्केलाइड। जो एल्केलाइड है उनमें विभिन्न प्रकार के एल्केलाइडों के बारे में पढ़ा था कि क्यूनीन क्या है, रेसरपीन क्या है या निकोटीन क्या है। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड, इसके बारे में ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं और कुछ जो है औषधि के रूप में काम आते हैं। ये एक ग्लूकोसाइड क्या है कि ग्लूकोसाइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट जब नष्ट हो जाता है कोशिका में तब ग्लूकोसाइड बनते हैं और कुछ जो है औषधि के रूप में काम आते हैं। जैसे एक औषधि है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो हृदय रोग की औषधि है। देखते हैं ये जो ग्लूकोसाइड है ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं और कुछ ग्लूकोसाइड ऐसे हैं जो औषधि के रूप में कार्य आते हैं। डिजिटॉक्सिन एक औषधि का नाम है जो हृदय रोग में काम आती है और ये डिजिटेलिस पर्पुरिया पौधे की ग्लूकोसाइड है। अगला है टैनिन्स। ये कड़वे, कसाय स्वाद के होते हैं। कच्चे फलों में अधिक मात्रा तथा पकने पर मात्रा कम हो जाती है। और ये कह रहे कि टैनिन्स क्या है, तो टैनिन्स कड़वे या कसैले स्वाद के होते हैं। कच्चे फलों में अधिक मात्रा में टैनिन्स पाया जाता है जबकि जब फल पक जाता है तो टैनिन्स की मात्रा कम हो जाती है। एक उदाहरण देखेंगे, हेमाटैक्सिलान पौधे से हेमेटॉक्सिलिन रंजक बनता है
जो ऊतक रंगने के काम आता है। हेमाटॉक्सिलान पौधा का नाम है और इससे हेमाटॉक्सिलिन रंजक बनता है, रंगने वाला पदार्थ बनता है और इससे ऊतक रंगे जाते हैं। एक और देखेंगे एकेसिया कैटेचू, एकेसिया कैटेचू जिसको हम लोग कत्था के नाम से जानते हैं, कत्था। इसका ये उपकुल मीमोसाइडी की अंतःकाष्ठ से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? एकेसिया कैटेचू। आप उसको कत्था का पौधा कहते हैं और इसका कुल क्या है? मीमोसाइडी। इसके अंतःकाष्ठ से आंतरिक जो उसकी लकड़ी है उससे कत्था प्राप्त करते हैं और ये रंगने के काम में और पान के साथ खाने के काम में आता है। अगला देखेंगे, अगला है लैटेक्स। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि लैटेक्स क्या है? श्वेत, पीले या भूरे रंग का तरल है। ये एक पायस है। पायस आप लोग जानते होंगे। पायस कहते हैं वो समांगी मिश्रण जिसमें कोई दूसरा पदार्थ को अलग ना किया जा सके या अलग दिखाई ना पड़े। दूध और ब्लड, खून, ये पायस के उदाहरण हैं। वैसे ही लैटेक्स श्वेत, पीले या भूरे रंग का तरल है और ये एक पायस है और इसका काम क्या है? पौधों के घाव भरने के काम आता है। इसका उदाहरण क्या है कि पपीते के लेटेक्स में पैपेन एंजाइम होता है। जो प्रोटीन युक्त भोजन को पाचन में सहायक है। कहते हैं कि लेटेक्स एक पायस है, पौधों के घाव भरने के काम आते हैं। एक उदाहरण है कि जो पपीते का लेटेक्स है उसमें पैपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन युक्त भोजन को पचाने में सहायता करता है। और एक है U4VAC, ये एक कुल है। U4VAC कुल के पौधे का नाम है हेवया
ब्राजीलियंसिस, हेबया ब्राजीलियंसिस और मोरेसी कुल के फाइकस इलास्टिका, ये भी पौधा है, किस कुल का है? मोरेसी कुल का। फाइकस इलास्टिका के लेटेक्स से रबर बनाई जाती है। जिसको इरेजर बोलते हो आप, ठीक है। ये जो नटराज जैसा रबड़ आता है पेंसिल को मिटाने के लिए, ये यूफोरबिएसी कुल के हेबया ब्राजीलियंसिस नामक पौधे का लेटेक्स है। उसका श्वेत पीला भूरे रंग का द्रव है जिससे रबड़ बनाया जाता है। और दूसरा है मोरेसी कुल का, कुल उसका है मोरेसी, पौधे का नाम है फाइकस इलास्टिका। इसके लेटेक्स से भी रबर बनाई जाती है। इसके बाद आता है सुगंधित तेल। और ये सुगंधित तेल जो पौधों से प्राप्त होते हैं, पहला है सिट्रस ऑयल, जो प्राप्त होता है किससे? नींबू से। और ये जो सुगंधित तेल होते हैं ये वाष्पशील होते हैं, भाप बन जाती है, वाष्पशील होते हैं। और इसमें पहला आयल हमने पढ़ा सिट्रस आयल जो नींबू से प्राप्त होता है। दूसरा है खस आयल, ये खस की जड़ से निकाला जाता है। तीसरा है जैस्मिन ऑयल, जो चमेली के पुष्पों से मिलता है। और गुलाब ऑयल, जो गुलाब के पुष्पों से प्राप्त होता है। अभी आपने सुगंधित तेल की बात की। ये जो सुगंधित तेल है ये वाष्पशील होते हैं। सिट्रस ऑयल नींबू से, खस ऑयल खस की जड़ से, जैस्मिन ऑयल चमेली के पुष्पों से, और गुलाब ऑयल गुलाब के पुष्पों से प्राप्त होता है। लेटेक्स के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिन्स। इन नामों से आप लोग परिचित होंगे। ये रेजिन्स क्या है? ये सुगंधित तेल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। और पेंट या वार्निश बनाने के काम आते हैं। पेंट या वार्निश निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि कुछ रेजिन्स जो है वो खाए भी जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हींग, जो फेरुला एसाफोटिडा
ये पौधे का नाम है कि जड़ से सफेद दूध के रूप में उत्पन्न होता है। ये हींग जिसका हम लोग किचन में खूब प्रयोग करते हैं, ये फेरुला एसाफोटिडा पौधे का वैज्ञानिक नाम है कि जड़ से सफेद दूध के रूप में उत्पन्न होते हैं। और एक चीज है, इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं द्रव रेजिन्स, और ये द्रव रेजिन्स क्या है? ये तारपीन का तेल, जिसको हम कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, और ये किससे मिलता है? चीड़ के पौधे से। चीड़ जिसको कहते हैं पाइनस, पाइनस से प्राप्त होता है, और ये पाइनस का तना है, पाइनस के तने से प्राप्त होता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल कहां मिलता है? चीड़ या इसी को हम पाइनस के तने से प्राप्त करते हैं। और दूसरा है अर्धठोस, अर्धठोस रेजिन्स, और इसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम। ये क्या होता है? ये एबीज वाल्सेमिया, वाल्सेमिना के तने से प्राप्त होता है। ये दो हमने कहा, एक खाने वाला रेजिन्स है, एक द्रव रेजिन्स है, और एक अर्धठोस रेजिन्स है। टर्पेंटाइन ऑयल या टारपीन का तेल चीड़ से, और कनाडा बाल्सम जो है वो एबीज वाल्सेमिना के तने से प्राप्त किया जाता है। अगली चीज है गोंद। ये कोशिका भित्ति के नष्ट होने से बनता है, कोशा भित्ति के नष्ट होने से बनते हैं। और एक चीज जानिए, ये जल में घुलनशील है, और एकेशिया सेनेगल पौधे का नाम है। एकेशिया सेनेगल की गोंद खाने में प्रयुक्त होती है। बाकी जो गोंद है ये चिपकाने के काम आते हैं, और ये जल में घुलनशील है, कोशिका भित्ति के नष्ट होने से बनते हैं। अगला टॉपिक है खनिज क्रिस्टल। खनिजों के कण जो पौधों में पाए जाते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट
और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कभी कभी ये सिलिका का भी बना होता है, सिलिका के भी बने होते हैं। मुख्यतः क्या है, क्या ये जो खनिज क्रिस्टल है ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कभी कभी ये सिलिका या बालू के कण के भी बने होते हैं। आप लोगों ने एक गांव में देखा होगा सरपत, सरपत के किनारे पर यदि अपनी उंगली को रगड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, उंगली को काट देता है, फाड़ देता है। वो क्या है, वो सिलिका के कण हैं जो सरपत की पत्ती के किनारों पर पाए जाते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे। कैल्शियम ऑक्सीलेट पित्त और बलकुट में पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है कि जो सुई के आकार के क्रिस्टल को रेफाइड्स कहते हैं। ये सब पॉइंट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि सुई के आकार के क्रिस्टल को क्या कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट कहाँ पाया जाता है, पित्त और बलकुट में। सुई के आकार के क्रिस्टल को रेफाइड्स कहते हैं और ये जो रेफाइड्स है ये पिस्टिया और समुद्र शोख जिसको हम कहते हैं एकॉर्निया, समुद्र शोख का नाम है एकॉर्निया, में पाया जाता है। और ऐसी कोशिकाएं जो पिस्टिया या समुद्र शोख में पाई जाती हैं इनको इडियोब्लास्ट भी कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को इडियोब्लास्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है कुछ क्रिस्टल एकत्र होकर गोल आकृति बना लेते हैं। इन्हें स्फेरेफाइट्स या स्फोरो क्रिस्टल या ड्रूसेस कहते हैं। और कभी कभी ये छोटे कण के रूप में भी एट्रोफा में मिलते हैं। अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट के रवे
सेल्यूलोज की भित्तियों में मिलते हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्जेलेट के बारे में पढ़ा। अब देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के जो रवे हैं, जो कण हैं, वो सेलुलोज की भित्तियों में मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बरगद की पत्तियों की बाह्य त्वचा में ये अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं। और इन्हें शिस्टोलिथ कहते हैं। इन्हें शिस्टोलिथ कहते हैं। आप लोगों ने बरगद की पत्तियों का पिछला हिस्सा देखा होगा, उसमें कभी कभी अंगूर के गुच्छे के जैसे छोटे छोटे कण गोल आकृति के बना लेते हैं। इनको हम शिस्टोलिथ कहते हैं। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल भी जो है कोशिका में बनते हैं। और वो कौन कौन से कार्बनिक अम्ल हैं? जैसे ये पत्तियों और फलों में पाए जाते हैं। पत्तियों और फलों में पाए जाते हैं। पहला अम्ल है इमली में टार्टरिक अम्ल। दूसरा है ऑक्सैलिस में ऑक्जेलिक अम्ल। फिर नींबू में सिट्रस अम्ल या सिट्रिक अम्ल। और कच्चे सेब में मैलिक अम्ल। इसमें जो भी अम्ल है और जिन भी पौधों में पाए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इनके बारे में खूब पूछा जाता है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद करिए, ये आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।